वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास हिंदी एनआईएस के बारे में। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपका जो है फर्स्ट पार्ट चैनल पे डाल दिया है। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ये अक्टूबर 2023 में आपका जो पेपर हुआ था वो उसका है, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वही वाला पेपर है जो भी अक्टूबर में 2023 में आपका हुआ था। इससे पहले 2023 अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसको मैंने आपके जो है चैनल पे डाल दिया है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये जो आपकी जो वीडियो है, ये जो आपकी सेकंड वीडियो रहेगी, पहली वीडियो को मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो आज क्या कहते हैं उससे आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ये देख रही है आप स्क्रीन पे, आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में आपसे पूछा था कि इसके आंसर आप बताना, बट अभी तक इसके आंसर नहीं आए हैं। तो जो ये क्वेश्चन है मैं आज आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, और ये जो है क्वेश्चन आपको मैं अलग से एक हमारा जो नोटबुक है मैंने उस पर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं। इनके आंसर मैं आज आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आज इसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 2 जो है आपको करा दिया, लेकिन आज फिर दोबारा एक बार कराऊंगी। इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पक्षी को भाई कहा गया है। यह संबंध जो है संबोधन किसको किस उसमें कहा गया है। तो यहाँ पे भाई जो शब्द है वो किसके लिए है? आत्मीय, औपचारिक, श्रद्धा सूचक या आदर सूचक? तो ये कहता है कि ये आत्मीय सूचक के नाम से बोला गया है कि उनका जो वो लेखक है, कवि है, तो सूरज और पवन से जो है उनका आत्मीयता का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीम के दोहे के अनुसार खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति और मदिरा के अतिरिक्त और कौन सी चीज छिपाए नहीं छिपती? ठीक है, तो कौन सी चीज छिपाए नहीं छिपती? यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है चोरी, ऊंचा कुल, कत्था और खुशबू। तो इसका आंसर रहेगा खुशबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे। आहान कविता में दीपक यदि भाग्य है तो तेल क्या है? ठीक है, विधाता, कर्म, प्रेम, शांति। तो इसका सही आंसर रहेगा कर्म। कहा गया है कि दीपक अगर भाग्य है तो तेल क्या होगा? कर्म होगा। दर्जे के अनुसार आजादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? किसे होना चाहिए? जो निरंतर कर्म करता है, क्योंकि कर्म जो काम करेगा आजादी भी उसी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इन पंक्तियों के कवि का नाम उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको पता है जो हमारा ये ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो टोटल हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपने क्या करना है, ये जो आपको एक पंक्ति दी गई होगी उस पंक्ति को पढ़ के ये बताना है कि ये कौन सी कविता और कहाँ इसके जो राइटर हैं वो कौन है और इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मोन, अब दादुर बख्ता भये, हमको पूछत कौन। ठीक है, तो कहा गया है प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो दोहे से ली गई हैं और इसके कवि जो है वो रहीम हैं। काव्य सौंदर्य अगर हम बात करें तो काव्य सौंदर्य में क्या कहा गया है? अगर मूर्ख व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें बनाने लगे तो विद्वान व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। इसीलिए मूर्ख कुछ देर या दिन बाद शांत हो जाएगा और तब विद्वान की बारी आ जाएगी। यहाँ अनुयोक्ति अलंकार है। अब दादुर बक्ता भय में बगता शब्द में व्यंजना का सौंदर्य है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा श्लोक में, उसमें यही कहा गया है इन पंक्तियों में। पावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन, कि यहाँ पे जो है कभी भी जब कोई मूर्ख आदमी बोल रहा हो तो उस समय जो समझदार या विद्वान व्यक्ति है वो चुप हो जाना चाहिए। एक दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा और उसके बाद जो है विद्वान की बारी आएगी। इसकी व्याख्या जो है यही कहती है। और अगर इसका काव्य सौंदर्य देखा जाए तो यहाँ पे अनुयोक्ति अलंकार होगा। दादुर बक्ता भय में जो बक्ता शब्द है वहां पे व्यंजन का जो है सौंदर्य किया गया है। आपको पता है व्यंजन शब्द शक्ति होती है, व्यंजन, अभिधा और लक्षणा, तो यहाँ पे व्यंजना जो है शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं।
बीती विभावरी जागरी कविता राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संकेत करती है? इसके राष्ट्रीय पक्ष को प्रस्तुत कीजिए। आपको पता है बीती विभावरी जो है वो आपकी एक कविता है, वो राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम की एक कविता है। तो ये क्या कह रही है, उस कविता के अंदर क्या है, तो उसके बारे में ये बताना है। देखते हैं क्वेश्चन कि इसमें क्या चीज़ है, वो क्या बताना चाहते हैं। बीती विभावरी जागरी गीत प्रातःकाल सौंदर्य का तो चित्रण करता है, साथ ही यह युवाओं को जगाता है। जब यह गीत लिखा गया था तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, हर वर्ग व्यक्ति, राजनेता, किसान, कामगार और साहित्यकार यह प्रयास करता था कि किसी तरह हमारा देश गुलामी से मुक्त हो, इसके लिए जब जन जागरण कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है बीती विभावरी जागरी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का राज था, तब हमारे देश का प्रत्येक वर्ग, कोई राजनेता था, कोई किसान था, कोई कारीगर था और कोई साहित्यकार था, कोई भी था, वो क्या करने का प्रयास कर रहा था, देश गुलामी से मुक्त हो जाए। वो चाहते थे कि जो हमारा देश है जो गुलाम हो गया है वो उस गुलामी से मुक्त हो जाए। और ये जो कविता है कवि ने इसीलिए लिखी कि लोग इसको पढ़ें और उनके अंदर जो है एक नई चेतना जागृत हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद जी ने युवाओं को जगाने का काम इस गीत से किया। कवि ने युवाओं से कहा कि तुम आलस्य छोड़कर भारत माता को आजाद कराने के लिए एकजुट हो जाओ। भारतीय अपने देश को आजाद कराने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हाथ पर हाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एकजुट होकर लग जाओ, सो मत जाग जाओ। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है, लेखक जो है कहता है कि तुम सारे सक्षम हो, तुम अपने जो है आलस्य को छोड़ दो और अपनी भारत माता को आजाद कराने में जुट जाओ। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तो तुम्हें एकजुट यानी इकट्ठा होना पड़ेगा। अब सोने का टाइम नहीं है, अब नींद से जग जाओ। तो ये बड़ी अच्छी कविता थी, प्रसाद जी ने बहुत अच्छी कविता, और ये कविता उन युवाओं को जगाने के लिए थी जो किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। जो हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था उसको छुड़वाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए कविता प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये आपका 4 क्वेश्चन इसके रहेंगे और इसमें से केवल आपको 3 प्रश्न ही करने हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और 3 प्रश्न करने, तो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। तो ये जो पेपर है आपका अक्टूबर के मंथ में आया था और आपको ये अच्छे से करके जाना है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो अप्रैल के और अक्टूबर के मंथ में सेम पूछे गए हैं। तो जो आगे आने वाले पेपर होंगे आपके, जो 2024 अप्रैल में पेपर आएगा, क्या पता उसमें जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। देखते हैं हम। आजादी कवि के लिए शब्द है। आजादी कविता से लिए गए इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि जो कवि है वो कहता है आजादी जो है उसके लिए केवल एक शब्द है, और जो ये शब्द है वो क्या कहना चाहता है उसको स्पष्ट करना है। कवि कहते हैं जो हमें उचित या अनुचित लगता है और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त न कर पाए तो हम स्वतंत्र नहीं है। कवि कहता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं और हमें वो शब्द दूसरे वाला कुछ और बोलता है और वो चीज़ हमें सही नहीं लगती, ठीक है, और हम ये तक नहीं कह सकते कि आप गलत कह रहे हो, तो कहते हैं वो आज़ादी आज़ादी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्राय की जाती है। ठीक है, तो कहते हैं हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो वह हम अवश्य कहें। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। शिकारी के लिए तीर के कमान आज़ादी एक साधन है। शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है। यदि उसके पास तीर ना हो तो
कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आज़ादी है। अकेलेपन के कष्ट से मुक्त होना, भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि जो कवि है ना वो कहना चाहता है, एक तो सबसे पहले उसने आज़ादी का मतलब ये बताया है कि अपने विचारों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति, कि इसके लिए आपको डर ना लगे कि सामने वाला जो है आपसे कितना पावरफुल है। ठीक है, तो एक तो आज़ादी का ये मतलब होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप सही हो, जब आप सही बात कह रहे हो, तो उस बात को कहने के लिए आपके अंदर साहस भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिकारी का उदाहरण देके कहता है कि शिकारी के लिए तीर कमान आज़ादी का एक साधन है। ठीक है, अगर शिकारी के पास तीर कमान नहीं होगा तो वो आज़ाद कैसे रह पाएगा, उसको तो जो है जानवर पकड़ लेंगे। तो कवि कहता है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उसके लिए साधनों का होना भी जरूरी है, साथ में एक भय मुक्त होना। अब आपको ये बोल दो कि क्या कहते हैं, वैसे तो आजाद हो लेकिन आपको किसी टाइम भी जो है कि एक डर सताता रहता है कि कभी आपको कोई मार ना डाले, कोई आपको बंदी ना बना ले, तो वो क्या आज़ादी है? तो कहते हैं नहीं, वो आज़ादी नहीं है। तो आज़ादी का मतलब कवि ने यहाँ पे यही बताया है, एक तो अपने भावों की अभिव्यक्ति, और दूसरा अपने जो है बात को कहने के लिए साहस प्रकट करना, और साधनों का होना, और भय से मुक्त आज़ादी को ही उसने आज़ादी कहा है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बहुत है। नंबर 2 की बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, ये भी 2 नंबर का ही है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में लेखक पहाड़ के संदर्भ में मनुष्य के किस व्यवहार की आलोचना करता है और क्यों? ठीक है, आपने पढ़ा ही है बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख है, तो उसमें कहते हैं कि जो लेखक है पहाड़ का, उसने एक उदाहरण दिया है, उसमें मानव के स्वभाव के बारे में बताया गया है। वो क्या बताया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। इस कविता में कवियत्री होती है, जो कविता लिखने वाली जो महिला होती है उसको कवियत्री कहा गया है। इस कविता में कवियत्री पहाड़ के संदर्भ में निर्दयता का व्यवहार की आलोचना करती है। ठीक है, निर्दयता यानी कि लोग जो है पहाड़ों के साथ भी निर्दयी, यानी बिना हृदय के, बिना दया के उनके ऊपर क्या काम करते, क्या व्यवहार करते हैं, उसकी आलोचना करती है। पहाड़ ध्यान मग्न है। आपने देखा है पहाड़ ऐसे लगते हैं दिखने में जैसे ये ध्यान में बैठे हुए हों, पर मनुष्य इतना निर्दयी है कि अपने स्वार्थ के कारण उसमें विस्फोट करा देता है। दोपहर में उस पर हथौड़े से प्रहार किया जा रहा है। ठीक है, तो उसने यही कहा, किसने? कवित्री ने यही कहा कि पहाड़ एक शांत है, और किसमें? एक मग्न अवस्था में बैठा हुआ, एक ध्यान में बैठा हुआ है। लेकिन इंसान ऐसा है कि उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर विस्फोट करा देता है। आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, पहाड़ों से रास्ता बनाने के लिए उसमें से विस्फोट करा देते हैं। और दोपहर में क्या करते हैं, जब आप अगर मौन अवस्था में बैठे हो, आप सो रहे हो, अगर आपको कोई परेशान करे तो आपको भी दुख होगा। तो यही बात ये जो कवित्री है यही कहती है कि पहाड़ों को लोग परेशान करना बंद कर दें। ठीक है, दोपहर में उस पर हथौड़ों के प्रहार कि एक तो उसको उड़ाया जाता है, साथ में हथौड़ों से उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। उनको परिणाम कविता में कवि ने लक्ष्य प्राप्ति करने में असफल रहे लोगों को भी प्रणाम किया है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। उनको परिणाम कविता आपने पढ़ी होगी। इस कविता के अंदर सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि जो कवि है उसने उन लोगों को भी प्रणाम कहा है जो लोग किसी जो अपना जो कार्य है ना उसको करने में सफल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत से कार्य किया था। तो आप देखेंगे अभी इस जो आंसर है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन लिखा थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत आसान है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ईमानदारी, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाएं भी नहीं मिलती। यहाँ पे कहा गया है जो लोग बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से और संघर्ष से कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि वो लोग जो है धनवान हो, गरीब भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उनके पास मामूली सुविधाएं भी नहीं है। मामूली सुविधाओं का मतलब होता है कि उनके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम की उनके पास रोटी भी नहीं है। ठीक है, तो उनकी बात वो करता है। अभाव में रहते हुए भी, अभाव का मतलब कि काफ़ी चीज़ें ना होते हुए भी, यह किसी से कोई शिकायत नहीं करते। ठीक है, ये नहीं कहते कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो कहते हैं वो किसी से भी शिकायत नहीं करते। आगे कहता है दूसरों के आगे
हाथ नहीं फैलाते, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभावों का दूसरे के सामने रोना नहीं रोते। ऐसे लोग संघर्ष तो पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस अवस्था में होते हैं वो उसी अवस्था में अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ करते रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और ना ही क्या करते हैं, किसी के सामने अपने दुखों का रोना रोते हैं। कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ मेहनती लोग होते हैं और वो अपने कार्य को करते रहते हैं। फिर आगे जो कवि है, लेखक है, वो कहता है कि सफलता को सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोगों की उपेक्षा होती है, लेकिन आपके मन में ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा भाव, सम्मान का भाव जरूर होना चाहिए। यहाँ पे जो लेखक है वो कहता है कि हमेशा उन लोगों की ही जय जयकार होती है जो काम में सफल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे समाज में जो लोग सफल होते हैं उन्हीं के नाम की जय जयकार होती है। लेकिन इन लोगों को कोई पूछता नहीं है, किन लोगों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ईमानदारी की है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, ना कभी उन्होंने अपनी चीजों का किसी के सामने रोना रोआ है और ना ही उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाए हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हुए। फिर भी लोग जो हैं क्या करते हैं, उनकी जय जयकार नहीं करते। कवि कहता है कि यहाँ पे हमें उन लोगों के प्रति भी सम्मान की भावना जो है वो जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम उनके जो है सम्मान की भावना रखेंगे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे, तभी जो है यहाँ पे कवि कहता है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने ये सब कार्य किए हैं ईमानदारी के साथ, ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के साथ उन्होंने ये कार्य किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आज आपके जो क्वेश्चंस थे मैंने पूरे करा दिए हैं। ये 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 वीडियो में, और पार्ट 2 था ये आज इसका। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पे आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। और स्टूडेंट जो इजी क्वेश्चंस मैंने बहुत मेहनत से लिखे हुए हैं, तो चैनल को आप जरूर वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो भी इसकी जल्दी आएगी, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।